हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप सर। आज आप लोगों के सामने क्लास 9th जियोग्राफी के फर्स्ट लेसन साइज एंड लोकेशंस की एक्सरसाइज को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट्स ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलिए देखते हैं इस चैप्टर के बारे में। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन ब्लू, यानी 4 विकल्प हैं, उनमें से एक को चुनना है। पहला है कर्क रेखा से नहीं गुजरती है, यानी कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, यानी निम्नलिखित में से किस राज्य से हमारी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो बगल में जो चित्र है उसमें आप देखें, आपको शुरू में बताया गया है कि कर्क रेखा भारत के 8 स्टेटों से गुजरती है। देखें, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। तो यहाँ अगर क्रम से देखें तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा तो मिलते हैं, लेकिन बी नंबर उड़ीसा पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं जाती है या नहीं पहुँचती है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है द इसेंटियल लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। देखिए, आपको लॉन्गिट्यूड का विस्तार बताया गया है 68 अंश 7 पूर्वी से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। तो ये भारत का पूर्वी भाग है, ये पश्चिमी है। यहाँ पूर्वी सबसे पूर्वी देशांतर पूछ रहा है तो ये पूर्वी देशांतर आंसर होगा। अगर पश्चिमी पूछता तो ये आंसर होता, इसलिए आंसर आपका होगा ए नंबर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की आम सीमाएं हैं, यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विथ, यानी इनकी कॉमन सीमा रेखा कौन सी है। तो आप यहाँ देखें, अगर इस चित्र में, तो यहाँ नेपाल दिया है। नेपाल से देखें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के बॉर्डर टच होते हैं। तो आंसर आपका होगा क्या? नेपाल। आंसर होगा सी। चौथा क्वेश्चन देखें, यदि आप गर्मियों की छुट्टी में कावरत्ती जाना चाहते हैं की इरादा रखते हैं तो आपको भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश पे जाना होगा। इफ़ यू इंटेंडेड द विजिट कावरत्ती ड्यूरिंग योर समर वेकेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू। तो इसका आंसर जानने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप भारत के 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज की कैपिटल्स तैयार रखें, कैपिटल याद रखें। तो इनमें से देखें तो कावारत्ती किसी एक का कैपिटल है और वो है लक्षद्वीप, यानी ये लक्षद्वीप की राजधानी है, इसलिए आपको कहाँ जाना होगा? लक्षद्वीप जाना होगा। पांचवा क्वेश्चन है, मेरा मित्र एक ऐसे देश से है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है, उस देश को पहचानना है। तो आपको बताया गया था कि स्थल सीमा में जो स्थित हैं, नॉर्थ में अलग बताया गया था चीन, नेपाल, भूटान। वेस्ट नॉर्थ में बताया गया था पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ईस्ट में बताया गया था बांग्लादेश और म्यांमार। लेकिन इनमें अगर देखें तो तजाकिस्तान, ये जो अफगानिस्तान के ऊपर का ये पार्ट है, ये पार्ट आपका क्या है? तजाकिस्तान है, जो भारत से अपना बॉर्डर नहीं बनाता है, इसलिए आंसर होगा बी। पांचवा देखें, अरब सागर में पड़े द्वीप समूहों के नाम बताने हैं, यानी अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है। तो आप देखे ही हैं कि एक, अगर हम भारत के साउथर्न पार्ट को देखें तो एक वे ऑफ बंगाल है, एक आपका अरेबियन सी है। वे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार, और जो आपका वे अरेबियन सी है उसमें आपका क्या है? लक्षद्वीप समूह स्थित है। इसलिए नेम द ग्रुप ऑफ आइसलैंड लिंग इन द अरेबियन सी, आंसर होगा लक्षद्वीप ग्रुप से या समूह। अगला क्वेश्चन है, उन देशों के नाम बताइए जो भारत से बड़े हैं, यानी नेम द कंट्री विच आर लार्जर देन इंडिया, यानी इंडिया के से बड़े कंट्रियों के नाम बताने हैं जो क्षेत्रफल में, यानी कि एक प्रकार से कहें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं। तो यहाँ देखिए, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में इनका क्षेत्रफल दिया हुआ है और कंट्री के नाम दिए हैं। तो फर्स्ट नंबर पे रसिया, सेकंड कनाडा, थर्ड यूएसए, फोर्थ नंबर पे आपका चाइना, 5 पे ब्राज़ील, 6 पे ऑस्ट्रेलिया और 7 पे भारत।
तो ये आपको क्रम से याद रखना है। कभी भी पूछा जा सकता है कि भारत से बड़े देशों, क्षेत्रफल के जैसे देशों के नाम क्रमशः लिखिए, तब आप बताएंगे कि रसिया, कनाडा, यूएस, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था इस जगह पर। कुछ जगह पर यहाँ पर चेंज मिलता है, लेकिन हम आपको एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा रहे हैं और आपको एनसीईआरटी का बुक का मैटर देखना है। यहाँ अगर देखें कि भारत का कौन सा द्वीप समूह अपने दक्षिण पूर्व में स्थित है। देखिए ये आपको बताया गया है। ये इस ग्राफ से समझने का मतलब ये है कि हमेशा बोर्ड पर इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है और यहाँ साउथ होता है। पूछा क्या है दक्षिण पूर्व, तो ये दक्षिण पूर्व होगा। ये उत्तर पूर्व होता है, ये उत्तर पश्चिम होता है, ये उत्तर दक्षिण होता है। ठीक है ना। तो हम कहाँ पर आ गए, इस जगह की बात हो रही है। यानी अगर हम अब फिर से देखें तो हम लोग इस दिशा की बात कर रहे हैं कि भारत के इस दिशा में कौन सा द्वीप समूह स्थित है। तो अगर हम इसे ऐसे करके बनाएं तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है और यहीं पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो उत्तर आपका क्या होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट देखते हैं, कौन से द्वीप हमारे दक्षिणी पड़ोसी हैं। विच आइसलैंड कंट्रीज आर आवर साउथर्न, ठीक है ना, नाइट्रोन्स, यानी कि हमारे पड़ोसी हैं और क्या हैं, तटीय हैं, हमारे द्वीप हैं। तो देखिए ये श्रीलंका है और ये मालदीव है जो इंडियन ओशियन पे स्थित हैं। तो आंसर आपके सामने है श्रीलंका और मालदीव। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये दो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ढंग से समझना है। देखिए कह रहा है पश्चिम में गुजरात की तुलना में अरुणाचल प्रदेश में सूरज 2 घंटे पहले उगता है, लेकिन घड़ियां उसी समय समान दिखाई देती हैं। द सन राइजिंग 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कंपेयर टू गुजरात इन द वेस्ट, बट द वॉच सो द सम टाइम, हाउ डज दी हैपन। यानी आपको पूछा जा रहा है कि जब गुजरात में सूर्य निकलता है उसकी तुलना में 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य निकल जाता है, लेकिन दोनों जगह घड़ियां समान दिखाई देती हैं, ऐसा क्यों है। तो हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम समझेंगे ऐसा क्यों है। देखिए आपको पीछे एक जगह फर्स्ट लेक्चर्स पे पढ़ाया गया था कि एक देशांतर जो अर्थ है उसे एक देशांतर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट्स। पहले लेक्चर में बताया गया है, इसको आप वहाँ से देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि गुजरात में, ये गुजरात है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटे, मतलब यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूरज उगता है। क्यों, सीधी सी बात है, हमारी पृथ्वी ऐसे घूमती है तो सूर्य के सामने सबसे पहले ये पार्ट आएगा और सबसे बाद में ये पार्ट आएगा। यानी सबसे पहले सूर्य की किरणें कहाँ जाएंगी, अरुणाचल प्रदेश में जाएंगी, और लास्ट में कहाँ आएंगी, गुजरात में आएंगी। तो हमारे यहाँ सूर्योदय कहाँ से होता है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ती हैं और सबसे बाद में गुजरात में। तो ये 2 हावर्स कैसे आया, तो हम देखते हैं। आपको वो पढ़ाया गया है कि भारत का जो अक्षांशीय देशांतरी विस्तार है उसकी बात करें तो आप यहाँ देखें ये 68 है, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है 97 है। आपका विस्तार बताया गया था, यहाँ 68 है और यहाँ पर 97 है। इन दोनों को आप माइनस कर दीजिए, 97 माइनस 68 तो लगभग आएगा 29, ठीक है ना। अगर अब इस 29 को हम करें 29 मल्टीप्लाई 4 तो बराबर आएगा 116 मिनट्स, ठीक है ना। हमने अभी 68.7 छोड़ा है, 97.25 छोड़ा है, तो कुल मिला के 116 मिनट, लगभग 120 मिनट के आसपास है। तो यहाँ पर इसी के लिए कहा गया है 2 हावर्स। अगर इसको घंटे में बदलें तो 1 घंटे लगभग 56 मिनट आएगा। तो वही कह रहा है कि लगभग 2 हावर्स की बात कर रहा है कि 2 हावर्स क्या होता है, यहाँ से वहाँ पहले, यानी यहाँ जब सूर्य निकलता है उससे 2 घंटे पहले यहाँ सूर्य निकल जाता है। बात सही है, समझ आ गया होगा
क्योंकि 68 से 2 घंटे पहले यहाँ सूर्य निकल चुका होगा, क्योंकि 29 देशांतर का अंतर है, लगभग 29 और 116-17 मिनट का अंतर आया। अब लेकिन समय समान है। समय इसलिए समान है क्योंकि पूरे भारत का समय इस मानक रेखा से लिया जाता है, यानी जो हमारी ये मानक रेखा है यही पूरे भारत के समय को निर्धारित करती है। तो उस समय यहाँ भी वही बजा होगा और उस समय यहाँ भी वही बजा होगा। समझ आ गया? चलिए अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, ऐसा क्यों है। उत्तर आपको नोटबुक में डाउनलोड करना होगा, इसलिए इसको उत्तर दिया गया है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। इसलिए भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद क्रमशः पूर्व से पश्चिम को सूर्योदय होता जाता है। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के मध्य लगभग 30 देशांतर का अंतर है, जिसे तय करने में पृथ्वी को लगभग 2 घंटे का समय लगता है। अतः अरुणाचल प्रदेश के 2 घंटे पश्चात गुजरात में सूर्योदय होता है, जबकि भारत की मानक रेखा 82.5 है और उससे पूरे देश का समय निर्धारित होता है, इसलिए एक समान समय दिखाई देता है। यानी अर्न रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट एग्जिट विच इज कॉल्ड द डेली मूवमेंट ऑफ द अर्थ। सो द फर्स्ट सनराइज इन इंडिया occur in Arunachal Pradesh, followed by sunrise from east to west respectively. There is a difference from about 30 longitude between Arunachal Pradesh to Gujarat, which taken 2 hours from the earth to decide. So after 2 hours of Arunachal Pradesh, there is a sunrise in Gujarat, while the standard line of India is located in 18.30 यानी वही 82 डिग्री और 13 कला। द होल कंट्री द टाइम ऑफ फिक्स सो दैट टाइम लुक द सेम। समझ गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं, चौथा क्वेश्चन है, हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की केंद्रीय स्थिति बहुत महत्व माना जाता है, क्यों? यानी द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन इन कंसीडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेशन वाई। तो इसके आंसर की बात करें तो इसमें देखिए, फर्स्ट नंबर देखते हैं, दक्षिण का जो पठारी भाग है, दक्षिण का पठार है जिसे हम कहते हैं डेक्कन पेंसुल, ठीक है ना। तो दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षोत फैला है। इस प्रकार भारत को पश्चिमी तट से एशिया, अफ्रीका, यूरोप को जोड़ता है। पूर्वी तट से अगर कहें तो दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के साथ निकट संबंध स्थापित करता है। दैट द डेक्कन पेनिनसुलर प्रोड्यूस्ड इनटू द इंडियन ओशियन, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast and the southern and East Asia from eastern coast। इसको आगे देखते हैं, इस चित्र के माध्यम से क्या बताया जा रहा है। सीधे से कह रहा है कि भारत का जो ये पार्ट है ये कैसा है, हिंद महासागर यानी ये जो इंडियन ओशियन है इसके शीर्ष पर स्थित है। सही बात है। भारत अपने पश्चिमी तट से एशिया, यूरोप, अफ्रीका को जोड़ता है। पूर्वी तट से पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और इधर दक्षिणी तट से श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया आदि को जोड़ने का काम करता है। तो यही आपको फर्स्ट पॉइंट पे बताया गया। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट है, भारत अपनी केंद्रीय स्थिति के कारण अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग के केंद्र के रूप में स्थापित है। तो भारत अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग के केंद्र के रूप में स्थापित है। यहाँ जलमार्ग आप देखें तो ये भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं, एक मुंबई, एक चेन्नई और एक कोलकाता। यहाँ के व्यापारिक मार्ग देखें तो एक व्यापारिक मार्ग है जो अफ्रीका उसके तट से जाता है, एक व्यापारिक मार्ग है लाल सागर से मेडिटेरेनियन सीज यानी भूमध्य सागर होते हुए यूरोप से संबंध स्थापित करता है, एक यहाँ विशाखापत्तनम भी आता है, दक्षिण के साउथ से इंडोनेशिया की तरफ जाता है, यहाँ से फिलीपींस, टोक्यो, जापान तक जाता है, एक ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाता है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो कोलकाता से कोलंबो और कोलंबो से इधर जाता है। तो ये भारत का क्या है, एक जलयान का केंद्र है,
किसी भी जलयान को एक लंबी दूरी तय करना है तो उसे भारत के तट का सहारा लेना पड़ता है, या कहें कि एशिया और यूरोप अफ्रीका के मध्य व्यापार का एक ये सेंटर है, एक केंद्र है जो इनके मध्य ट्रेडिशन को संचालित कराता है। थर्ड नंबर देखें, अपनी केंद्रीय स्थिति के कारण अंतरराष्ट्रीय वायुमार्गों का केंद्र भी है, यानी ये इंटरनेशनल इंडिया इज एस्टेब्लिश एज ए सेंटर ऑफ इंटरनेशनल एयरवेज ड्यू टू इट्स इंडिया सेंट्रल पोजीशन। अब यह इंटरनेशनल एयरवेज के रूप में भी काम करता है। देखिए, भारत की बात करें तो भारत का जो ये साउथ फॉल्ट है ये इतना चौड़ा है कि वर्ष भर इसका तट खुला रहता है, कभी ऐसा नहीं होता कि बाढ़ आ गई, कुछ ऐसा हो गया और तट डूब गया। इसलिए यह जो है अंतर्राष्ट्रीय वायुयान का भी सेंटर है। और यहाँ भी अगर कहें तो फिर से वैसे ही देखें, इसके सेंटर मुंबई, चेन्नई और कोलकाता है। अब देखिए एयरवेज सेंटर क्या है समझना है। जैसे मान लीजिए हमें लंदन से, ठीक है ना, लंदन से हमें पर्थ जाना है, लंदन से टोक्यो जाना है, लंदन से सिंगापुर जाना है, लंदन से फिलीपींस जाना है, तो हम लंदन से सबसे पहले जिनेवा या सीरिया तक आते हैं। जिनेवा से हमारा प्लेन मुंबई आता है, मुंबई से प्लेन चेन्नई जाता है और चेन्नई से सीधे इंडोनेशिया की तरफ, चेन्नई से ऑस्ट्रेलिया की तरफ, चेन्नई मुंबई से अगर कोलकाता गया तो कोलकाता से बैंकॉक जाता है, बैंकॉक से टोक्यो जाता है, फिलीपींस जाता है। इसलिए अगर कहें तो इस यूरोपीय देशों और इन भारत के पूर्वी एशियाई देश हैं, इनके बीच अगर व्यापारिक संबंध करना है तो ये एक सेंटर है। यहाँ पर वायुयानों को रुकना पड़ता है क्योंकि ईंधन की आपूर्ति है, ईंधन लेने के लिए उन्हें इस सेंटर को स्वीकार करना पड़ता है या यहाँ उन्हें उतरना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, चौथा पॉइंट है कि 1869 में यानी 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत व यूरोपीय देशों के मध्य लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनल 1869 reduced the distance between India and European country by about 7,000 किलोमीटर। इसके अलावा यह भी जानना है, कभी आपसे पूछा जाए कि सुएज नहर किससे जोड़ता है, किसको किससे, तो सुएज नहर भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ता है। यानी द सुएज कैनल कंटेंट्स द रेड सीज टू मेडिटेरेनियन सीज, यानी कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। यहाँ पर हम सुएज कैनल के बारे में देखेंगे। देखिए, आपको ये समझना है पहली चीज कि ये आपका लंदन है, ये आपका भारत है। पहले जो व्यापार का रूट था वो यहाँ से होकर अंतरीपाना है, इसी को वास्को डी गामा ने खोजा था, और यहाँ से मुंबई, यहाँ से कोचीन और यहीं से दक्षिण पूर्वी देशों के मध्य व्यापार होता था। ये मार्ग अत्यंत लंबा था। इधर अगर देखें तो ये भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी है और ये रेड सीज है, लाल सागर है। इन दोनों के बीच आपको स्थल दिख रहा है, इस भाग पर स्थल दिख रहा है। इसलिए व्यापार के लिए इस रूट को अपनाना पड़ता था क्योंकि जलयान जो होते थे वो जल से ही चल रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ कि 1869 में इस स्थान पर एक कैनल बनाई गई और उसका नाम दिया गया सुएज कैनल, सुएज नहर। और इस सुएज कैनल के बनने से अब व्यापारिक रूट क्या हुआ कि हम जिब्राल्टर जल संधि से प्रवेश करेंगे भूमध्य सागर में और यहाँ सुएज नहर से लाल सागर में, लाल सागर से आ जाएंगे इंडियन ओशियन में, अरेबियन सी से होते हुए मुंबई चेन्नई तक पहुंच जाएंगे। दूसरा रूट भी है कि हम लंदन से सीधे जिनेवा आते हैं, रोम, इटली आ गए, रोम आ गए, और वहां से हम देखिए फिर से दूसरा रूट बनाते हैं। दूसरा रूट है हम लंदन से रोम आ जाएंगे, यहाँ से भूमध्य सागर से जिनेवा, भूमध्य सागर से लाल सागर, और यहाँ से यहाँ आएंगे। यहाँ देखिए किलोमीटर्स का गैप दिख रहा है, 11,600, 19,800। इनको अगर आप डिवाइड करें तो लगभग 8,000 आ रहा है, लेकिन आपको पढ़ाया गया 7,000। अगर हम इस जिब्राल्टर जल संधि को मार्ग को छोड़ के इस मार्ग को अपना लें
तो लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है। ये है भारत के मध्य में स्थित होने के लाभ। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज क्लोज होती है, कंप्लीट होती है। कुछ मैपिंग का पार्ट नीचे है, अगले क्लास पे देखते हैं मैपिंग का पार्ट कराते हैं या कोई नया लेक्चर्स लेते हैं, तो वह अगली क्लास आपको परसों पता चल जाएगा। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें।